अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दिया जाए पीटीआई को और तमाम पार्टीज़ को बेसिकली। और उन्होंने ये कहा है कि ये उनका हक है और आइन के हवाले उन्होंने दिए और उन्होंने कहा है कि इसके मुताबिक उनको तमाम लोगों को राइट है कि वो एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है उनको मिल सके। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत टीटीपी में और पाकिस्तान में किसी एक का इंतख़ाब कर ले। तो ये हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये भी ज़रा देखने वाली चीज़ है। और साथ-साथ इमरान खान का जो मुस्तकबिल है, वो क्या है? क्या हम उनको देखेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? और अगर नहीं ले सकेंगे तो क्या इलेक्शन होगा, किस तरह का होगा? और क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे? तो ये अभी तक ये क्वेश्चन अभी तक चल रहा है। हालाँकि चीफ जस्टिस साहब ने मना किया कि इस तरह की बात नहीं करनी, लेकिन मैंने बेगम साहिबा से बात की थी उनके कहने पे, तो वो भी कुछ थोड़ा-सा शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही थी। तो लेट्स सी। तो साथ-साथ ये भी देखते हैं कि जो जो इस वक़्त इलेक्शन के रन अप टू द इलेक्शन में हम देख रहे हैं जो अदालती कार्रवाई है, उसमें डायमेट्रिकली अपोज़्ड किस्म की अप्रोच लग रही है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ और कार्रवाई है, इमरान खान के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी लग रही है और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड वहाँ पे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा। फिर ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या नवाज़ शरीफ को जो हुकूमत दी जा रही है, वो प्लेट में रख के दी जा रही है और क्यों दी जा रही है इस तरह? और फिर ये है कि अगली हुकूमत अगर आ भी जाती है इनकी, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? और फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसका ज़रा तज़िया करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब शुएब मरगूब साहब से, उनसे बात करेंगे। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है शुएब भाई। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि जो सदर अलवी साहब ने ख़त लिखा है, इसके ऊपर काफ़ी शोर-ओ-गुगा मचाया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से और उनके जो ख़ास तौर पे कारिंदे हैं, उनकी तरफ से। तो क्या सदर मुमलिकत जो हैं, वो इस तरह की बात जो है, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ करके किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं या उनको राइट है कि वो कर सकते हैं? देखिए, सदर मुमलिकत पूरे 25 करोड़ अवाम के सदर हैं, जिनको बाकायदा मुंतखब किया हुआ है। अगर हुँ, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मैं 25 करोड़ का नुमाइंदा हूँ, तो एक सदर जो वाक़ई सही मानों में 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं, वो तो कह सकते हैं कि मैं नुमाइंदा हूँ। अच्छा, आइन की जो एक साख है, उसकी एक बरकरार रखना जी सदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सदर आइन को साख को बरकरार नहीं रखेंगे, तो वो फिर सदर कहलाने के लायक नहीं होंगे। अब जब पीटीआई ने सदर को लेटर लिखा कि हमारे साथ ये जो जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं, एक्चुअली वो पूरी फील्ड है जिसको लेवल कर दिया गया है। मतलब ये फील्ड हुँ, पीटीआई के लिए तो लेवल हो गई है, बिल्कुल हुमार हो हुँ, गई है। हुँ, और बाकियों के लिए जो वो उस पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, दश्त तो दश्त है, ठहरा बिना छोड़े हुँ, नून और पीपीपी है। तो सर हुँ, सदर जब किसी का उसको खत आता है, तो उस पे फर्ज़ आयद होता है कि वो उनको आगे भेजें और केयरटेकर को कहें कि भाई ये ड्रॉबैक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आप इसको ठीक करें। अब केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इस वक़्त फील्ड में नहीं है। फील्ड से मतलब वो फील्ड को कैसे लेवल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वक़्त उज़्बेकिस्तान में है, उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब जाना है, तो वो मुल्क में नहीं है। जिन्होंने मुल्क के अंदर रह के इसको सारी इंतखाबात को की निगरानी करनी है, वो फिर बाहर जाके निगरानी कर रहे हैं और इस टाइम मुल्क के वाहिद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखें ना, मोइन कुरैशी थे या शौकत तरीन थे, ये भी हुँ, बाहर से आए थे, लेकिन ये रहे हुँ, मुल्क में ही। और मुल्क में रह हुँ, के एक ने तो बाकायदा मुस्तकिल हुकूमत कायम की शौकत तरीन साहब ने, और मोइन कुरैशी ने निगरान के तौर पे इलेक्शन कराए और बाहर चले गए। और हुँ, अपने केयर टेकिंग के दौरान उन्होंने कोई ऐसा दौरे नहीं किए कि उनको मुल्क में एक क्याओस सा पैदा हो के फील्ड एक के लिए तो बड़ी, जिसको मैं हाँ, कह रहा हूँ कि लेवल कर दी गई है बुलडोज़र चला के, और दूसरी हाँ, के लिए जो है वो फूट उठा के लेवल कर दी गई है। तो ये वाली फील्ड्स जो है ना, ये देखने के लिए इनको मुल्क में होना चाहिए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल सदर का खत बिल्कुल सही मानों में 100% कौम के तर्जुमानी करता था और इसके बिल्कुल मुताबिक था। आइन में जो सदर के पे फर्ज आयद होते हैं कि उन्होंने आइन की बालादस्ती करनी, उन्हें ओवरटेकिंग की है इसी चीज की, तो उसके अंदर है ये। और इस पे उन पे जो तनकीद हो रही है वो बहुत ही अफसोसनाक, और मैं तो बल्कि कहूंगा कि इस हद तक शर्मनाक है कि लोगों को ये करना नहीं चाहिए। मसलन हुँ, मैंने एक चैनल में अल्फाज सुने अब्दुल्ला हमीद गुल के। अब अब्दुल्ला हमीद गुल जो है वो एक ऐसे शख्सियत के बेटे हैं जिनका बड़ा माना जाता है कि हुँ, विजन इस रीजन में, और अभी भी उनकी हाँ, वीडियोस हो रही हैं कि जो कुछ इसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसकी पेशन गोई हमीद गुल साहब बहुत पहले कर चुके हुए थे कि हुँ, पाकिस्तान के अंदर इस तरह से फोर्सेज आएंगे और इस तरह से मुदाखलत शुरू होगी। और
उनकी वीडियो इस तरह ट्रैवल कर रही है कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, ये इसकी प्रेडिक्शन पहले से हमीद गुल साहब कर चुके हुए हैं। अब मुझे तो हैरत हो रही है कि उनके बेटे जो हमीद गुल के यानी अपने वालिद के बिल्कुल उलट चल रहे हैं और वो एक हुँ, ऐसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको हमीद गुल साहब नेगेट कर चुके हुए थे। तो और उन्होंने जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए वो बड़े मैं तो कहता हूँ कि मैं तो शायद किसी कौसर के किसी इंसान के बारे में इस्तेमाल ना करूँ, जो उन्होंने सदर के बारे में किए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये सदर का बिल्कुल राइट है कि वो अपने जो हल्फ है, जो आइन है, उसके अंदर रहते हुए वो सबको यकसा मौके फराहम करने का बंदोबस्त करें। हुँ, और अगर मैं तो बल्कि ये कहूँगा ना कि हुँ, प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल में इदारों को उनके पीछे खड़े होके हम समझ रहे हैं कि इस वक़्त शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट तरीन सुप्रीम कोर्ट है, शायद कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जैसी हमने कभी देखी भी नहीं थी। तो उस सुप्रीम कोर्ट को फिर इस पे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी बुरा कह चुके हैं सदर को कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। अब कल को हाँ, हाँ, इसी सुप्रीम कोर्ट में से कोई जस्टिस साहब ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि जब सदर को खत गया था कि फील्ड जो है वो सबके लिए लेवल प्लेइंग नहीं है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं हुँ, एक्शन लिया? क्या अब किया? जब हाँ, उन्होंने एक्शन ले लिया तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस या इवन जजेस जो हैं, वो 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं वो बैठें और इस चीज़ की निगरानी करें कि भाई जिस इलेक्शन के खिलाफ एक लफ्ज़ कहने को मतलब होंगे या नहीं होंगे, उसके कहने को चीफ हाँ, जस्टिस साहब बुरा समझ और मना कर चुके हैं। तो अगर उस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है, फील्ड को सही मानों में सबके लिए लेवल बराबर कर करने की हुँ, ना देने की, तो फिर अब इनको भी चाहिए कि इसका भी बंदोबस्त ठीक। सुप्रीम कोर्ट ही करे। जी। ठीक है, आपने आपने अदलिया की बात की है, तो अदलिया में ख़ास तौर पे ये जो लोअर कोर्ट्स हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ नज़र आ रही हैं। ज़मानत तो बेसिकली जिस तरह की होनी चाहिए कि एक ही प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ और ज़मानत का तरीका है। इमरान खान के जो केसेज़ हैं या उनकी ज़मानत है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कार्रवाई है। तो ये इतना फ़र्क क्यों है जी अदालती सतह के ऊपर? देखिए, गुज़श्ता चंद सालों में हमने ये बड़ी जिसको कहते हैं ना पूरी ताकत के साथ देखा है कि खुद आईनी इदारे और कानून साज़ इदारे इस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं रखते कि उन्होंने बनाया हुआ क्या है। पार्लियामेंट को नहीं पता कि उन्होंने क्या साइन नाफ़िज़ किया हुआ है। जजेस को नहीं पता कि उन्होंने वो कैसे कानून पे अमल कर रहे हैं। एक ही तरह के सीन में एक लोअर कोर्ट जो है वो किसी को फांसी दे देती है, हाई कोर्ट भी उसको तौसीक कर देती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है तो बरी हो गया। इसका तो जुर्म हुँ, ही नहीं था। तो मतलब कानून की तशरीह और कानून के जो आगे लवाज़मात हैं, उनके एनालिसिस करने का जो एक मयार है या जो एक अंदाज़ है, वो हर जगह पे फ़र्क है। हुँ, तो यही चीज़ हम इस दौर में बड़ी खुल के देख रहे हैं। अभी आपने रेफ़रेंस दिया 6 ज़मानतें हुई हैं सनम जावेद की। अभी वो छठी हाँ, बार जो है वो जेल में जा चुकी हुई हैं। इस वक़्त तक जब हम ये बातें कर रहे हैं तो काफ़ी जेल में है सर हाँ, दोबारा। हाँ, हालाँकि हाँ, उनके जो वालिदैन थे वो उनको लेने गए हुए थे वालिद और फैमिली पूरी, लेकिन वो बहरहाल नहीं बाहर आ सकी। तो ये जो ज़मानतें हैं जब हमने देखा कि एक तरफ तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सबके लिए बराबर है और जब एयरपोर्ट पे गया अंगूठा लगवाने के लिए नादरा का पूरा दफ्तर ही पहुँच गया, मैं तो दफ्तर ही हुँ, कहूँगा। तो जब हाँ, दफ्तर एयरपोर्ट पे पहुँच गया तो ये सहूलत देखिए कानून जो है ना अब जैसे नवाज़ शरीफ की ज़मानत एक मुकदमे में होती है, वो बिल्कुल पक्की ज़मानत होती है, वो अंदर नहीं जाते दोबारा। हुँ, इमरान खान की ज़मानत होती है और कुछ नहीं पता होता कि वो ज़मानत हुई है या वो क्या ये कागज़ी कार्रवाई ये पर्ची है कि किसी ने पकड़ा दी कि भई ले लो आप इसको रखो अपने पास और हाँ, जो भी हाँ, करना है हाँ, करो, एक्शन उठाओ या कुछ भी कहो। तो इस वक़्त जो इमरान खान की ज़मानतें हो रही हैं, जो पीटीआई के लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, वो एक्चुअली वो इस तरह के कागज़ हैं कि उन पे बंदा गोलगप्पे रख के खा ले या चने जो हुँ, गरम जो बिक रहे होते थे जिस ज़माने में आजकल तो नहीं है, हाँ, आजकल तो सारे पैकेट लगे हुए हैं। वो भी तो वो रख के हाँ, उसके ऊपर पकोड़े खा ले, समोसे खा ले, तो इस तरह की ज़मानतें हैं इमरान खान के लोगों की। और मुस्लिम लीग नून के लोगों की ज़मानत ऐसी हैं कि वो आदमी फ्रेम करा के तख्त पे लगाए, ताज पे नहीं बना के लगाए कि ये चीज़ें ये हैं होती हैं असल ज़मानतें जो 10-10 साल बाद हुँ, भी आज देखें इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ का मुकदमा 10 साल बाद सुना। 10 साल हाँ, एक कितना बड़ा अरसा होता है, आप 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, वो उठा के बाहर फेंक देंगे, टाइम बाहर हो गया। सही बात है। तो ज़मानत की जो कार्रवाई है उसको अब लेने का अभी आप देखें कि वीडियो चल रही है, अल्लाह जाने सही है कि गलत है कि 2 लोअर कोर्ट्स के जजेस ने कहा कि हम नहीं समाप्त करना चाहते, मुल्क में बड़ा बुरा निज़ाम आ गया हुआ है कानून का। चल रही है वीडियो हुँ, उनके नाम से ये लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, मुझे नहीं पता उनकी तौसीक कहीं नहीं हुई। हाँ, लेकिन फैक्चुअल ये है कि इस वक़्त
किसी जज के पास और किसी वकील के पास ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है जो वो कोर्ट करे कि ये फैसला था, इसकी बेस पे आप हमें जमानत दो। हुँ, हुँ, देखिए, नवाज शरीफ के लिए कोर्ट का जो कारिंदा था, एक सपोर्टिंग जो इदारे थे जैसे नादरा बादरा, वो एयरपोर्ट चले गए। इमरान खान हुँ, जब वहाँ पे बायोमेट्रिक करा रहे थे, तो इसी सपोर्टिंग जो इदारे थे वो को उसको गिरफ्तार गिरफ्तार कर करने लिया। के लिए हाई कोर्ट पर हमलावर हो हुँ, गए। तो अब हाँ, प्रेसिडेंट कौन-सा है? मतलब अगर आप कल को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएँगे, तो आप कौन-सा केस पेश करेंगे, इमरान खान प्रेसिडेंट वाला जाएँगे। या हुँ, आप पेश नवाज शरीफ वाला? तो प्रेसिडेंट्स जो है ना, वो बहुत बुरे हाँ, ये तरीके से इसका इम्पोर्टेंट बात है। डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये हुँ, काम खुद तो इसमें आला तरीन हलकों की तरफ से हुआ है। हाँ, तो जी। ये जो सूरत-हाल फिर नज़र आ रही है, इसमें तो यूँ लग रहा है कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो ज़ाहिर है कि ब्लू आइड हैं इस वक़्त और बिल्कुल एक बहुत ही उनका जो जैसे कहते हैं कि प्लेट में रख के उनको हुकूमत दी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? कुछ आपकी आपकी क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, वो अब ब्लू आइड से मेरे ज़हन में कुछ और आ गया हुँ, ब्लू किस्म का, क्योंकि जब नून का ज़िक्र आता है, तो कुछ ना कुछ ब्लू का ज़िक्र भी आ ही ज़ाहिर है। जाता है, जो वो फ़िल्में वगैरह रिलीज़ हुँ, होती रही हैं। तो ये ब्लू आइड तो हैं, बल्कि पूरे के पूरे ब्लू हैं, आँखों हुँ, के अलावा भी। देखिए, ये इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि कल को जैसे पैम्परिंग नहीं होती है किसी के, हाँ, किसी बच्चे को 6 महीने का उसको पैम्पर किया जा रहा है कि बेटा ऐसे खाना है, ऐसे हुँ, बैठना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे ट्रॉली के अंदर बैठ जाना है, ऐसे ये घोड़ा गाड़ी है, ये फलाना, उनको सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं। हुँ, अब ये इतना ज़्यादा हो गया है कि सबको नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए कि गवर्नर हाउस गए अपना नवाज़ शरीफ साहब, तो वहाँ पे उन्होंने जाके एक ऐलान किया कि रोटी ₹30 की हो गई है और खुद वो मुफ्त में खा रहे थे। जब तक ये हाँ, डिफरेंस हुकूमत खत्म नहीं करेगी, अगर वो गवर्नर हाउस गए थे तो रोटी अपने पैसों की खाते तो उनको ₹30 का एहसास होता, वो तो फिर मतलब वो हाँ, रोटी की कीमत को कम करते। फिर उन्होंने ऐलान किया कि मेरे दौर में रोटी ₹3 की थी। तो भई उनके दौर में उनके अपने खजाने कितने के थे, वो ये भी बता दें। जब हाँ, ये नवाज़ भी शरीफ बता साहब का अपना दौर था, 1985 में वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, तो उनके खजाने बैंकिंग कीजिए, हाई कोर्ट के जो पुराने जजेस हैं, जो 85 में हाई कोर्ट में जजेस थे, वो इस चीज़ की वज़ाहत कर सकेंगे कि नवाज़ शरीफ पर 5,000 का इनकम टैक्स आया था। ₹5,000 का इनकम टैक्स। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मौजूदा जो सरपरस्त आला हैं, उनके एक चेंबर के साथ ही तशरीफ फरमा होते थे, वकील साहब बड़े सीनियर वकील हैं। तो वो भी इस केस से हुँ, आगाह है कि ₹5,000 पे नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेरी तो आमदनी ज़ीरो है, 85 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मेरी आमदनी ज़ीरो है, तो मैं मुझे टैक्स 5,000 का आ गया, ये गलत है। 5,000 और इसको एक अच्छा खासी रिट बना के फाइल की, तो अब जिनके अपने असासे भी ज़ीरो थे, रोटी भी ₹3 की थी, क्योंकि उनके अपने असासे ज़ीरो थे। जब उनके हुँ, अपने असासे बिलियन ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए, तो रोटी ₹30 की होगी, इसमें कौन-सा कोई वो है। वही होगा। देखिए, पैसा चला गया। जब बैरून मुल्क फ्लैट्स खरीदे गए, तो मुँह से पैसा निकल गया और रोटी महँगी होती चली गई। हुँ, जब माफियाज़ ने मिलके पार्टियाँ बनाना शुरू कर दी, जब एक ज़माने में यही लोग कहते थे कि चीनी माफिया, 2 एक हाँ, चीनी माफिया के बड़े लीडर थे, मुझे याद है मैं उस वक़्त हुसैन जहानिया गर्देज़ी के ऑफ़िस में बैठा हुआ था। जब उनको ये खबर आई कि चीनी और आटा, इन दोनों में माफिया घुस गया और ये दोनों महँगे होने वाले हैं, और उस वक़्त चीनी शायद ₹80 की थी, उनको किसी ने बताया कि ₹95 की होने वाली है और मेबी हुँ, के ₹100 और ₹105 की हो जाए। अच्छा, मैंने उस वक़्त सोचा कि मैं इस पे कॉलम लिखूँ, मैं उस वक़्त दुनिया न्यूज़ में था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कॉलम लिखा, तो ये बाद-औक़ात फ़ीलर भी चला जाता है कि नहीं भी ज़्यादा करनी तो हाँ, कर हाँ, दो। कर दो, तो हाँ, मैंने फिर हाँ, उसको रोक लिया। 2 दिन बाद जानिया गर्देज़ी साहब ने उसी दिन मेरे मेरे सामने कहा कि आप क्रैक डाउन्स करो और पकड़ो उन लोगों को जिनमें से एक साहब इस वक़्त पार्टी के सदर हैं। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह बड़ी अच्छा, मैनूवरिंग करता है, मतलब तो वो हुँ, बहुत मैनूवरिंग करते हैं, उनको पकड़ो। तो अब जब उनको पकड़ने की कोशिश हुई, तो चीनी माफिया वजूद में आ गया। हमारा जो मीडिया पाकिस्तान का, वो एक ऐसा है कि जब पकड़ा ना जाए तो कहते हो पकड़ो, हुँ, पकड़ नहीं रहे, और जब पकड़ लेते हैं तो कहते हो जी गलत पकड़ लिया। गलत जैसे पकड़ लिया, फिर छोड़ दी। चीनी माफिया दौर में इतना चर्चा था, अब है ही नहीं। तो नवाज शरीफ को जो हुँ, पैम्परिंग करके गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब ने अपनी कुर्सी खाली कर दी। कुर्सी खाली आदमी उस वक़्त करता है, जब जैसे देखिए ना, एक बड़ा पितरस बुखारी के हवाले से मशहूर है कि वो अपना उनके ऑफ़िस में डीसी साहब आए, वो प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो डीसी साहब ने कहा कि मैं डीसी लाहौर हूँ। उन्होंने कहा हुँ, कुर्सी पकड़ कर, हुँ, हैव अ हुँ, सीट प्लीज़, टेक अ सीट प्लीज़, जो भी कहा होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं डीसी लाहौर हूँ, मतलब तू अपनी सीट खाली कर। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा कि तो फिर आप 2 कुर्सियों पे बैठ जाएँ। तो अब
ये वाली पोजीशन हो गई कि गवर्नर साहब ने अपनी सीट खाली की, इट मीन्स कि गवर्नर जो है उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि पंजाब का जो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, उसको डिज़र्व करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, हुँ। और वो साथ आके बैठ गए जैसे कोई उनके बराबर का आदमी हो या उससे छोटा आदमी हो। ये आदमी उसी वक़्त करता है जब कोई उनसे बड़ा आदमी दफ्तर में आ जाए। जैसे पीएम के दफ्तर में, जैसे हाँ, सीएम के दफ्तर में पीएम आ जाए तो अपनी कुर्सी छोड़ देता है। इस हाँ। पोज़ीशन पे आ गया, तो ये हुँ। सारी चीज़ें क्लियर बता रही हैं कि नवाज़ शरीफ को पंजाब की गवर्नमेंट भी देनी है, नवाज़ शरीफ को लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी लेकिन देनी ऐसा है, और ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? के क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतनी मजबूर हो गए हैं तमाम ताकतें कि नवाज़ शरीफ साहब को प्लेट में रख के इस तरह सब कुछ दिया जा रहा है? क्या वजह क्या है? देखिए, कुछ होता है बुग़्ज़-ए माविया, कुछ होता है हुब्बे अली। तो इस वक़्त बुग़्ज़-ए माविया में हो रहा है क्योंकि जो इस वक़्त जिसको जो ऑपोज़िशन में, वो तो एक ही पार्टी है जिनका नाम भी लेना गुनाह है, और जब लोग नाम नहीं लेते तो समझ जाते हैं कि हुँ, इमरान खान है। मतलब अब जिस वक़्त हुँ, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग हुँ, जिसका भी नाम नहीं लेते हैं, लोग समझते हैं इमरान खान का ज़िक्र हो रहा है। तो वो एक ऐसी हुँ, गैबी ताकत बन गया, जैसे एच.के. विल्स के नॉवल का तर्जुमा होता है ना, गैबी इंसान। हुँ, हुँ, तो हुँ, इमरान हुँ, खान इस वक़्त मुल्क के अंदर एक ऐसी गैबी ताकत बना हुआ है, पॉलिटिकल पावर बना हुआ है, जिसको हुँ, मतलब कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सबके दिलों में छाया हुआ है, उसका खौफ है। देखिए, इमरान हुँ, खान का कहीं ज़िक्र नहीं आ रहा, किसी चैनल पे नहीं आ रहा, किसी पार्टी में नहीं आ रहा, प्लेटों में रख के जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं, दोनों बड़ी पार्टियों को देने की। पीपल्स पार्टी का तो ख़ैर सफाया हो जाएगा इसमें, एक बड़ी पार्टी को, दोनों बड़ी से हुँ। मुराद फजल रहमान और नून लीग। तो जब दो अच्छा। इन पार्टियों को बड़ी पार्टियाँ बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसमें कोशिश ये होगी कि जो पीटीआई है, उसको ज़ीरो पे रखा जाए। लेकिन सर्वे जब हो रहे हैं, मैं फिर कहूँगा, जब सर्वे हो रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि ये तो नहीं ज़ीरो पे आई है, तो अभी भी मिनिमम जो हुँ, सर्वे है, मिनिमम जो नून लीग के वेबसाइट पर हुआ, और नून लीग के सपोर्टर्स उसमें 90% हैं। उन्होंने भी जब ये कहा कि हुँ, 61% सपोर्ट इमरान खान की लाहौर पाकिस्तान में है, पंजाब में है, पाकिस्तान में है, तो फिर मतलब इनके अक्ल ठिकाने आई। अब मतलब प्लेट में रख के इसे दी जा रही है कि इनके पास लीडरशिप कोई नहीं है। अब अगर से ये लीडरशिप उभार सकते हैं, हाँ, लेकिन उभारेंगे तो कौन-सा पॉपुलर लीडर उभारेंगे? तो अभी इनके पास गिवन सिनेरियो हुँ, में नवाज़ शरीफ के अलावा कोई और है नहीं। क्योंकि पीपल्स पार्टी को प्रेडिक्टेबल हुँ, नहीं समझते, वो कभी कहते हैं दूध पी गया, कभी कुछ और कहते हैं, प्रेडिक्टेबल तो नवाज़ शरीफ साहब भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस वक़्त ये हुए हुए हैं, इस वक़्त ये पूरे तौर पे जिसको कहते हैं ना कि सुधाए हुए हैं, कि जो कहेंगे वो करेंगे। जो एक ज़माने में कहते थे कि बोटियाँ नोच के खा गए पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब, अब वो क्या कहते हैं आपको पता है। मरियम जो कहती हुँ, थी कि ये जो फलाना-फलाना है, इसके पीछे फलाना-फलाना है, अब वो भी मतलब जिसको कहते हैं सुधाए हुए एक हाँ, किसी भी सुधाए हुए, मैं जानवर कहना नहीं चाह रहा, सुधाए हुए इंसान की तरह वो काम कर रहे हैं। हुँ, तो अब ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस वक़्त पूरे के पूरे जामे के अंदर है। तो इसलिए मतलब इनको पूरी सपोर्ट होगी। इनको जो मेरा अंदाज़ा है कि पंजाब की सीएमशिप, मरकज़ में वो, हुँ, और केपीके भी और बलूचिस्तान भी को दे देंगे। पीपल्स पार्टी में बंदरबांट हो जाएगी एमक्यूएम और ये जो पाकिस्तान के बाकी ग्रुप्स बने हैं उनके साथ, और जीडीए भी इनके साथ आ जाएगा, उनके साथ। क्योंकि जीडीए का आपको ठीक पता है है। किसके साथ होता है। उधर से हाँ, ज़ाहिर अब्बा है। जी हैं अच्छा, बाप के साथ। जी। तो वो उधर चले जाएँगे। अच्छा, लेकिन इमरान का फिर इस पूरी सूरत-ए-हाल में क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, इमरान के लोग जो है ना, वो इन्होंने लोग ये समझ रहे हैं कि बल्ला का निशान अगर बैलेट पेपर पे आएगा तो ये बड़ी कामयाबी इमरान खान की। जी नहीं, हुँ, ये इमरान खान की कामयाबी हरगिज़ नहीं है, ये एक वडेराना सोच की अक्कास है कि हमने बल्ले को शिकस्त दे दी। ये फ्यूचर में एक हुँ, ऐसा निज़ाम बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये बताना चाहेंगे कि हमने बल्ले को शिकस्त दी। अगर बल्ला हुँ, बैलेट पेपर पे नहीं होगा तो ये कैसे कहेंगे कि हमने बल्ले को शिकस्त दे दी? ये आप बात हाँ, सारे लोग जो इस वक़्त ये चीज़ कह रहे हैं कि इमरान की कामयाबी है, उसकी कामयाबी नहीं है, क्योंकि जो प्लान इनके ज़हन में है, उसमें ये है, उसमें नूरा वाला प्लान ज़हन में है। नूरा जो पीस पार्टी का कैंडिडेट उस वक़्त जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में था, तो उस वक़्त वहाँ से एक वडेरे के खिलाफ एक बड़ा कारकुन छोटा-सा खड़ा हो गया था पीस पार्टी के टिकट पर, हुँ, क्योंकि किसी ने लिए ही नहीं। उसने उसको उस वक़्त वडेरे ने ₹30,000 दिया कि तुम इलेक्शन ना लड़ो और क कैन्वैसिंग ना करो, घर में रहो। उसने कहा मैं पेपर हुँ, वापस कर देता हूँ, मैं इनके जो नॉमिनेशन इन्होंने बनाऊँ। हुँ, उसने कहा नहीं वापस ना करो, मैं ये कहूँगा कि मैंने पीपल्स पार्टी के इसको यहाँ पे अपने एरिया में एक मगरमच्छ को हरा दिया। अब हुँ, इस मेंटालिटी के तहत कि हमने उसको हरा दिया, उसने टिकट वापस नहीं किया और खुद हार गया, क्योंकि उसको वोट पड़ गए। अब इनको सबक हुँ, लेना है उस नूरा से कि कहीं पाकिस्तान में इमरान खान का नूरा जीत ना जाए।
उसका बंदोबस्त ये कर हुँ, रहे हैं कि देखें अभी बनाए तो आपको बड़ा नज़र आ रहा है कि साफ-शिफाफ काम हो रहा है। इस वक़्त केयर टेकर्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि एक-एक कुर्सी उठा के ले जा रहे हैं। केपीके में इवन जलसा हुँ, उजाड़ दिया इमरान खान का, केपीके का कल परसों का लाहौर के 2-3 जलसे रखे वो तीनों कुर्सियाँ लेके भाग गए। हाँ, जमात-ए-इस्लामी के जो फ़लस्तीन के उसमें हक में जलसे थे, उनकी तो उन्होंने चीज़ें मतलब साउंड्स और स्पीकर्स वगैरह वापस कर दिए। इनके पता नहीं वापस किए कि नहीं किए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि नहीं किए क्योंकि इनके तो डाले भी नहीं अभी तक किया। वापस नहीं किए, जो बाज़ साबिक हुँ, एमएनएज़ को लेके भागे हुए हैं। तो हाँ, ये मतलब इस तरह की सिचुएशन में ये साबित ये करना चाहेंगे कि हमने इमरान खान को शिकस्त दी, तो एक ऐसा निज़ाम लाना चाह रहे हैं जिसमें ये ऑपोज़िशन को बिल्कुल ही जैसे इंडिया में है ना कि बुलडोज़ कर दो हर हुँ, चीज़ को, लेकिन इंडिया में सारी हाँ, चीज़ें पूरी पावर के साथ निकली। आपने देखा ना कि इंडिया अलायंस बन गया ताकि एक जो हाँ, 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 अ, मतलब ये चाप पसंद चाहे हुए उनको ख़त्म कर सकें। तो उनको खत्म किया जा पाकिस्तान सकता में भी पार्टी ये तासुर देना चाह रही है कि उसने दूसरी पार्टी को ज़ीरो कर दिया, लेकिन कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं होने देंगे। देखें अगर आप पीटीआई पे हैं, पीटीआई ने इस वक़्त हर हल्के से 3-3 नाम सोचे हुए हैं कि ए, बी, सी कि एक हुँ, जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा। लेकिन इनके लिए क्या मुश्किल है कि तीनों को उठा के ले जाएँ। हुँ, उठा लें, हाँ, हाँ, यार तीनों को उठाना जहाँ पूरे जलसे में 1500 लोगों को उठा सकते हैं, तो 3 लोगों को एक हुँ। हल्के से उठाना कौन-सा बड़ा मसला है। और जहाँ वैसे भी जब देखें वो फाइनल डेट आ जाएगी तो उसके बाद तो फिर किसी का जाना भी मुश्किल हो जाएगा ना। नाम चेंज भी वही नहीं ना हो सर, सकता क्योंकि ज अगर बैलेट पेपर पे नाम आ गया तो फिर तो कोई नहीं और आ सकेगा उसकी जगह। उसी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बैलेट पेपर पे नाम आएगा तो जो 3-4 लोग होंगे उस वक़्त हम हुँ, उठा लेंगे। और उसके बाद जब ये उठा लेंगे, वो ये लिख के दे देगा कि मैं खड़ा ही नहीं होना चाहता। अच्छा, अब इसमें एक हुँ, मज़ेदार बात ये होगी जो आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी की बात होगी, कि हाँ, नई हुकूमत जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उसकी क्रेडिबिलिटी वही होगी जो ईस्ट पाकिस्तान साबका में ज़िमनी इलेक्शन के बाद इलेक्शन की थी। जहाँ हुँ, पहले 3 2 सीटें थी राजद की, देवराय की और नूरुल अमीन की, जो बाहर थे अवामी लीग से सिर्फ़ 2 सीटें हाँ, जीते हुए थे। उसके बाद के इलेक्शन में शेख मुजीब सारी सीटें हार गया। तो अब ये इलेक्शन जो हुँ, है एक्चुअली वो वाले इलेक्शन होंगे जिसमें हो सकता है पीटीआई सारे ही इलेक्शन हार जाए क्योंकि इन्होंने ये कहना है कि पीटीआई तो ज़ीरो होगी। अभी सर एक और खतरनाक बात है जिस हाँ, पे अभी किसी ने गौर नहीं फरमाया। तो क्योंकि मैंने किसी वीडियो पे या चैनल पे ये बात सुनी नहीं। आपको याद होगा कि जब हुँ, नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हो गई थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो सेनेट की टिकटें जो उन्होंने दी थी, वो उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी थी। और हाँ, ये हाँ, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट बिल्कुल। भागू गए थे, कहीं भी भागू गए थे। तो इमरान खान अगर खुद टिकटें देंगे, तो कल को ये कहेंगे कि इमरान खान इस वक़्त अंदर है और सज़ा हुँ, याफ़्ता है और डिस्क्वालीफाइड है। तो वो उनकी तरफ से जो टिकटें अलॉट की गई हैं, वो सारी की सारी फ़ारिग है और सब लोग इल्लीगल है। इंडिपेंडेंट हो हुँ, गए। अब लोगों की हुँ, समझ में नहीं आएगा कि इंडिपेंडेंट कौन है और असल हुँ। इंडिपेंडेंट कौन है, पीटीआई इंडिपेंडेंट कौन है। तो ये देखिए ये सब कुछ बड़ी एक करने के बाद भी क्रूशियल और कुछ जिसको कहते हैं ना हुँ, जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सब कुछ करने के बावजूद भी मामलात जो हैं वो फिर कंट्रोल में तो नहीं आ सकेंगे। लोगों का जो एक अदम इत्मीनान है, लोगों की जो एक डिससैटिस्फैक्शन होगी, लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो होगी, वो तो इलेक्शन दूर नहीं कर पाएँगे। देखिए, हमारा पाकिस्तान का एक अलमिया है कि हम डंग टपाओ, यानी जो आज की सिचुएशन है उससे निपट लो, कल का दिन किसने देखा? हुँ, ये हमारा एक इतना बड़ा हुँ, अलमिया है, इसी वजह से हमारी सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ गलत होती हैं कि हम वो वाले सारी डेवलपमेंट गलत वर्क है। करते हैं जो फौरी तौर पे असरात दे दें हुँ, कि हमने अभी रोटी ₹3 की कर दी, चाहे बाद में ₹50 की हो जाए। अभी देखें ना कि नून लीग की जो 16 महीने हुकूमत रही, उन्होंने डंग टपाओ किया, उन्होंने पेट्रोल हुँ, अपना 300 से ऊपर उन्होंने अपना डॉलर 300 द 285 पे ले गए, पेट्रोल भी इसके आस-पास ले गए, उसके बाद बिजली हुँ, ₹50 फी यूनिट पे ले गए और अब वो कहते हैं हमें दोबारा बनाओ ताकि हम फिर मसले हल करें। तो हाँ, लेकिन उन्होंने उस वक़्त डंग टपाओ किया, अब देखें चीज़ें जो है ना वो मज़ीद क्रिटिकल होगी क्योंकि हम लोन देने के लिए लोन ले रहे हैं। अभी आप देखें कि जी हमने हुँ, गिरवी रखने वाले हैं हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब गिरवी रखा जाएगा तो जब आप कनाडा से लाहौर आएँगे, तो उस वक़्त आपको हुँ, कितनी फीस वहाँ पे देनी पड़ेगी ये मुझे नहीं पता। क्योंकि एविएशन सारा चला जाएगा उनके पास और एविएशन क्या आप हाँ, पे चार्जेज़ लगाएगा ये एविएशन ही जानता है। तो वो हुँ। कितना सामान आपको लाने देगा, कैसे निकलने देगा, कहाँ-कहाँ पे टिकटिंग होगी, कहाँ गाड़ी पे होगी, कहाँ क्या होगा, तो ये फिर आपको पता लगेगा जेसीएल की निष्कारी के बाद। ठीक है। बीटीसीएल अच्छा की निष्कारी के बाद जो टेलीफ़ोन अनलिमिटेड हुँ, जी। उनका उनका नहीं पता चलेगा। आखिर में मुझे थोड़ा ये बताएँ कि वो आज हमने देखा कि
जो शोहदा हैं, आर्मी के जो लोग शहीद हुए हैं, उनके जो वरसा हैं, लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से फौजी जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, उनके हक में मुजाहरा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों को हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो सिविल अदालतों का निज़ाम है, उसके ऊपर एतमाद नहीं है या कुछ और वजूहात हैं? जी सर, देखिए ये तो सोचने का मकाम है हज़रत चीफ जस्टिस साहब के लिए कि क्यों हुँ। उनके बरसदार आने के बाद ये बड़े ताकत के साथ कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। हाँ, हाँ। आपको याद होगा कि फ़िख़ार जलानी फेडरेशन में लॉ मिनिस्टर थे बेनज़ीर के दौर में। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे जस्टिस अब्दुल शकूर सलाम, जिनको ए.एस. सलाम कहा जाता है और बाद हाँ, में हाँ। वो चेयरमैन बने थे इस्लामी निज़ाती काउंसिल के, इस्लामी ज़कात काउंसिल के। तो उनके पास एक मुकदमा गया था इसी तरह का, जिसमें हुँ। था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर नज़रसानी की जानी चाहिए। उन्होंने अपने केस में लिख दिया। जब वो फैसला लिख रहे थे, मेरी इस पे सलाम साहब के साथ बात हुई, मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी, जब मैं ये फैसला दे रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर नज़रसानी हो सकती है, तो 18 एड हॉक जजेस जिनकी तकरोरी हुई थी, वो सारे मेरे चेंबर में आए कि ये हमें फारिग कर देंगे। अब वो कहते हैं कि हुँ। मेरे लिए मतलब ये था कि हम एक ब्रॉडर पस मंज़र में पूरे मुल्क को रिलीफ दे दें, तो मैंने कहा कि चलो 18 जजेस को अगर वो एग्ज़ाम्पशन ले लें, तो काम चल जाएगा कि सारे मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स ने जो फैसले दिए हैं, जब लोग मुल्क में थे भी नहीं, तो सज़ाएँ दी हुई, उनको हम रिव्यू कर लें। तो मैंने लॉ मिनिस्टर से बात की कि जी आप इसको रिव्यू इस चीज़ को रिव्यू ना करें, बाकी सारे केसेस ले आएँ। तो इफ्तिखार कारी साहब का पहला बयान था कि 18 एड हॉक जजों की तकरोरी गैर आईनी है। अब वो हुँ। कहते हैं सलाम साहब के सारे जजेस मेरे चेंबर में आए, उन्होंने कहा कि आपने तो कमिटमेंट ली थी, वो तो ये हो गया। तो कहते हाँ। फिर हमने लॉ मिनिस्टर को कहा, अगर आप इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्लैरिफिकेशन जारी करके हमने भी कॉमे फुल स्टॉप रखे होते हैं ना दाएँ-बाएँ करके, तो हम इसकी हाँ। क्लैरिफिकेशन जारी करके इस नज़रसानी का पूरा पस मंज़र ही गायब कर देंगे। अगले दिन फिर लॉ मिनिस्टर ओह! ने कह दिया, तो कहते हैं हुँ। मैंने फिर हमने पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख़्याल है व्हाइट केस था जिस पे चीफ जस्टिस के ऑफिस ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी की कि हमारे केस का मतलब ये नहीं था, ये था। और उसके बाद हुँ। फिर मिलिट्री कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी का बाब बंद हो गया। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 30-40 साल तक मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद की। आप देखें ना कि कितने फैसले थे, इवन खर हाँ। पे मिलिट्री कोर्ट का बना, गुल पे मिलिट्री कोर्ट्स का बना और बेतहाशा मुकदमे थे, एतजाज़ हसन पे बना, पता नहीं किस-किस पे बना। हुँ। तो वो हाँ। सारे के सारे इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ गए। तो पीपल्स पार्टी 20-30 साल तक तो इन कोर्ट्स के खिलाफ रही। अब सईद गनीर साहब और दूसरे लोग इन कोर्ट्स के हक में आ गए। उसकी वजह हाँ। शायद ये है कि अब मौजूदा लोगों को नज़र आ रहा है कि इस वक़्त की जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे बेहतर मिलिट्री कोर्ट है जो मैं कंसीव कर रहा हूँ। मतलब मैं ये समझ रहा हुँ। हूँ कि अब तक की जो अदालतें हैं, उनसे मिलिट्री कोर्ट बेहतर है, इसलिए शोहदा जो है और बाकी लोग जो है वो इंसाफ माँगने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को चाह रहे हैं। तो ये हाँ। एक ऐसा मंज़रनामा है जिस पे बाकायदा चीफ जस्टिस साहब को सोचना भी चाहिए और कुछ उनको कहना भी चाहिए ताकि हम जैसे लोग बिल्कुल समझ ठीक। भी पाएँ। जी। ठीक है, चलें इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। सुहेब भाई, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी और जो इस वक़्त मंज़रनामा बन रहा है, इस पे मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिन में दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आपका जो इनसाइटफुल एनालिसिस है, उसको शेयर किया जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।